नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने कम्युनिस्ट पार्टी के उदय और मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा की है, विशेष रूप से राजद सांसद मनोज झा के एक काल्पनिक पत्र के संदर्भ में। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी मनोज झा के विचारों से असहमत हैं, जो मानते हैं कि मार्क्सवाद ने भारत में अपनी प्रासंगिकता खो दी है और खुद को रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा में बदलने की क्षमता खो दी है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का तर्क है कि मार्क्सवाद ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है और इसकी परीक्षा सत्ता हासिल करने या चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि आचरण और समाज के परिवर्तन में इसकी भूमिका में होनी चाहिए। वे केरल और बंगाल में जातिवाद के उन्मूलन का उदाहरण देते हैं, जिससे कम्युनिस्ट पार्टियों की भूमिका के बिना असंभव बताते हैं। वे सोशलिस्टों की आलोचना करते हैं, ये कहते हुए कि उनके पास समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं है और वे केवल शाब्दिक जुगाली और भाषण कला में माहिर हैं। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी इस बात पर जोर देते हैं कि कम्युनिस्टों ने भूमि वितरण को एक एजेंडा बनाया, जो भारत में जाति प्रथा की धुरी है। वे तेलंगाना किसान आंदोलन का उल्लेख करते हैं, जिसके दबाव में कांग्रेस को जमींदारी उन्मूलन कानून बनाना पड़ा। वे बताते हैं कि बंगाल में वाम मोर्चा के 34 साल के शासन में 20 लाख से अधिक परिवारों को जमीन दी गई और केरल में भी भूमि वितरण ईमानदारी से लागू किया गया। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी प्रोफेसर मनोज झा के इस विचार को खारिज करते हैं कि मार्क्सवाद कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक तरीका और एक दीपक है। वे कहते हैं कि मार्क्सवाद एक विश्व दृष्टिकोण है, जिसका आधार वैज्ञानिक समाजवाद है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मार्क्सवाद ने कभी भी बुनियादी चीजों को नहीं छोड़ा है और जहां इसे छोड़ा गया वहां मुश्किलें आई और कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी यह भी बताते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन का जन्म भारतीय परंपराओं और इतिहास को ध्यान में रखते हुए हुआ था और यह दुनिया की अकेली कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने सीधे बहुदलीय प्रणाली में चुनाव में भाग लिया। वे कम्युनिस्टों की सादगी, ईमानदारी और पूंजीपतियों से चंदा न लेने की प्रशंसा करते हैं। अंत में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी मनोज झा के लेख को काल्पनिक आशावाद और मार्क्सवाद की गलत अवैज्ञानिक समझ पर आधारित बताते हैं। वे कहते हैं कि मार्क्सवादियों ने कभी भी जातिवाद के साथ समझौता नहीं किया और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे। वे केरल और बंगाल को जाति प्रथा उन्मूलन के आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ईएमएस नंबूदिरीपाद के मॉडल के आधार पर केरल एक आदर्श राज्य बन गया, जो मार्क्सवाद की सफलता और प्रासंगिकता को पुष्ट करता है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी कहते हैं कि बंगाल के जाति प्रथा उन्मूलन मॉडल से सीखें और यह कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी देन है। दुर्भाग्य की बात है कि अंबेडकर पर जितनी बात होती है उतनी बात ईएमएस नंबूदिरीपाद पर नहीं होती और ईएमएस नंबूदिरीपाद के जाति प्रथा के खिलाफ चलाए गए बहुत सारे प्रकल्पों पर बात नहीं होती। आखिर क्यों? अंबेडकर के मॉडल के आधार पर तो एक राज्य में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ईएमएस नंबूदिरीपाद के मॉडल के आधार पर केरल आदर्श राज्य बन गया और यही मार्क्सवाद की सफलता है और यही उसकी प्रासंगिकता है। केरल का जो उज्जवल चरित्र दिखाई देता है मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को पुष्ट करता है। जो लोग कहते हैं ना कि मार्क्सवाद अप्रासंगिक हो गया, वह एकदम मूढ़मती है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से उनके विचार। उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के उदय के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो ये शताब्दी वर्ष है। कोइंसिडेंट है कि मनोज झा का एक लेख, वे आरजेडी के सांसद हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, विद्वान आदमी है। लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वे काल्पनिक आशावादी हैं। उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में एक लेख लिखा है और उसका शीर्षक दिया है कार्ल मार्क्स की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों को एक काल्पनिक पत्र। मनोज कुमार झा, इसका जो अनुवाद है वो मुझे एसआर दारापुरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के, उनके मैंने फेसबुक पेज पे जो चीज़ थी मैंने उससे लिया है। एसआर दारापुरी बहुत ही आंदोलनकारी और बहुत शानदार दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। मुझे लगा कि इस पर चूंकि वो अब सोशल मीडिया में कोई चीज़ आ जाती है तो वो एक तरह से वायरल की तरह चलती है, तो मनोज झा के जो पत्र है उस पर कुछ बात की जानी चाहिए। मैं बहुत ही अति संक्षेप में कहना चाहता हूं कि ये आशावादी काल्पनिक पत्र है। इसका मार्क्सवाद की बुनियादी समझ और कम्युनिस्ट पार्टियों की बुनियादी भूमिका जो भारत में रही है उससे कोई संबंध नहीं है। वो
ओपनिंग जो पैराग्राफ है उसका बहुत ही शानदार पैराग्राफ है और भयानक अंतर विरोधों से भरा हुआ पैराग्राफ है। वो कहते हैं, मैंने समय और परिस्थितियों की दूरी से आपकी जमीन पर कम्युनिस्ट राजनीति के सफर को देखा है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि भारत में मार्क्सवाद अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, बल्कि इस बात की है कि इसने खुद को रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा में बदलने की क्षमता खो दी है। आप जो शब्द बोलते हैं वे सीधे मेरी शब्दावली से हैं, वर्ग, श्रम, अधिशेष, शोषण, लेकिन मैं अक्सर उस समाज को पहचान नहीं पाता जिसका वे वर्णन करने के लिए हैं। ये भाषा और विचार दोनों उन्हीं के हैं। पहली चीज, मार्क्सवाद प्रासंगिकता अपनी उसने अभी तक नहीं खोई है। अगर प्रासंगिकता का अर्थ है सत्ता और सत्ता हासिल करना और इलेक्शन में चुनाव जीतना, तब तो बात दूसरी है। मार्क्सवाद जिस समय और जिस दौर में आज भी प्रासंगिक रहा है, कोइंसिडेंट है कि कहीं वो सत्ता में है, कहीं सत्ता में नहीं है, लेकिन मार्क्सवाद की परीक्षा कहां होनी चाहिए? मार्क्सवाद का लक्ष्य सत्ता हासिल करना भी है। मार्क्सवाद की परीक्षा होनी चाहिए आचरण में और समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को देखकर। अगर मार्क्सवाद ने अपनी क्षमता खो दी थी, उसकी भाषा ने क्षमता खो दी थी, वो अपने समय के यथार्थ, उसकी समस्याओं को नहीं जान पाते थे, तो बंगाल में कास्टिज्म खत्म कैसे हो गया? कोई कल्पना कर सकता है? कल्पना के परे है बंगाल में कास्टिज्म का खत्म होना कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका के बिना। केरल में जातिवाद और जाति प्रथा एकदम नष्ट कैसे हो गई? क्या केरल में सोशलिस्टों की भूमिका थी? क्या बंगाल में सोशलिस्टों की भूमिका थी? क्या बाबू जयप्रकाश नारायण, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, इनकी भूमिका थी? ये सोशलिस्ट जो मार्का जो शब्दावली है, वो शब्दावली सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती। आप जस्ट कल्पना कीजिए कि जिन इलाकों में सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं होते, बल्कि सोशलिस्टों के पास में एक समझ है अपने तरीके की, एक संसदीयवाद उनके जेहन में है और उसी में वो जीते हैं, लेकिन सोशलिस्ट कभी समाज में परिवर्तन नहीं करते। वो आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सब की भूमिका को देख के साफ है ये बात। अंततः ये कैसे संभव है कि जो लोग एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और सोशलिस्ट भी जब एक जमाने में कांग्रेस के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे थे, और भाग लेके जब उन्होंने अपने अपने अलग अलग दल बनाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जिन लोगों ने निर्माण किया, जिनकी भूमिका थी, उन्होंने आदर्श राज्य के तौर पर केरल को विकसित किया। अगर वो भाषा नहीं समझते थे, देश की, केरल की जनता की आवाज नहीं समझते थे, तो केरल में बुनियादी परिवर्तन कैसे आए? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए? उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छे ढंग से, बिहार में बहुत अच्छे ढंग से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की भाषा को बोलने और समझाने वाले लोग थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों में, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो और दूसरे लोग हों, वो अखिलेश हों या मायावती हों, जो अम्बेडकरवादी हैं, कम्युनिस्टों ने इस चीज को एजेंडा बनाया स्ट्रगल के जरिए कि भारत में जमीन का वितरण बेहद जरूरी है, भूमि वितरण बेहद जरूरी है, भूमिहीनों में वितरण बेहद जरूरी है। कम्युनिस्ट कभी अनैतिहासिक ढंग से और अनसाइंटिफिक ढंग से नहीं सोचते।
मनोज झा सोच सकते हैं, उनके पास में ये फ्रीडम है, क्योंकि सोशलिस्टों के पास में कल्पना लोक में जीने की एक स्वतंत्रता है। तेलंगाना के किसान आंदोलन में जिसमें के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, क्या हम भूल सकते हैं? और तेलंगाना के किसान आंदोलन के दबाव में कांग्रेस को जमींदारी उन्मूलन कानून बनाना पड़ा। कांग्रेस बुनियादी तौर पर जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने के पक्ष में नहीं थी। आप यहां से सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लेकिन 1 एकड़ जमीन भूमि वितरण में उन्होंने भूमिहर किसानों को नहीं दी। अनेक समाजवादी बिहार में मुख्यमंत्री बने, लेकिन भूमि वितरण नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बने, लेकिन भूमि वितरण नहीं हुआ। मायावती के शासन में भी भूमि वितरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान की जाति प्रथा की धुरी है जमीन। कम्युनिस्टों का नारा था जमीन जोतने वाले की, और इसी आधार पर उन्होंने भूमि वितरण किया। बंगाल में ऊपर से नीचे तक हर जिले में, हर तालुके में, हर गांव में भूमि वितरण कानून का ईमानदारी से पालन किया गया और भूमि वितरण किया गया। आप जाति असमानता मिटाना चाहते हैं बिना भूमि वितरण किए। गजब काल्पनिक दुनिया है ये, कि बस सरकार हमारी आ जाए, नौकरी हम दे देंगे, लेकिन भूमि वितरण नहीं करेंगे। क्या दिक्कत थी लालू यादव को अपने शासन में भूमि वितरण करने? क्यों नहीं किया उन्होंने? समझ। सोशलिस्टों में कभी भी भारत में भूमि वितरण कानून ईमानदारी से जमीन पर लागू किया जाए, इसकी समझ नहीं थी। वो उनके आचरण का हिस्सा नहीं था। न वो मुलायम सिंह यादव ने किया, न अखिलेश ने किया, न वो लालू यादव ने किया, न नीतीश कुमार ने किया। तो आप ये कैसे कल्पना कर रहे हैं कि वहां पर जाति प्रथा नष्ट हो जाएगी? जाति प्रथा और जातिवाद को नष्ट करने के लिए बेहद जरूरी है कि जमीन के को लेकर जो असमानता है समाज में, वो असमानता पहले दूर की जाए। कानून है, लेकिन कानून का पालन नहीं है। तो मार्क्सवाद की प्रासंगिकता कहां देखें? मार्क्सवाद की प्रासंगिकता यहां देखी जानी चाहिए कि जब कम्युनिस्ट शासन में आए तो उन्होंने भूमि वितरण कानून लागू किया कि नहीं किया। मार्क्सवाद कोई शाब्दिक जुगाली नहीं है, खाली भाषण कला नहीं है मार्क्सवाद। सोशलिस्ट शाब्दिक जुगाली के मास्टर रहे और भाषण कला के मास्टर रहे हैं। आइकॉन थे राम मनोहर लोहिया, आइकॉन थे लालू यादव। लेकिन खेतिहर मजदूर ही रहे, उनके पास में जमीन का टुकड़ा नहीं आया। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल के शासन में, लेफ्ट फ्रंट हार गया। लेफ्ट फ्रंट हो सकता है गायब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलग कारण है। लेकिन जब वो शासन में थे तो उन्होंने क्या काम किया? ईमानदारी से 20 लाख से अधिक परिवारों को, खेतिहर मजदूरों को जमीन दी। ईमानदारी से भूमि वितरण कानून को पालन किया गया और लागू किया गया। किसी की ताकत नहीं है कि उस जमीन को छीन सके। ममता ने शासन में आने के बाद 2011 में कोशिश की थी कुछ इलाकों में, लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी की रेजिस्टेंस के कारण वो फिर आगे वो मसला नहीं गया। कम्युनिस्टों के लिए वर्ग, यानी जिसे क्लास कहते हैं, लेबर जिसे श्रम कहते हैं, अधिशेष जिसे हम सरप्लस कहते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन जिसे शोषण कहते हैं, इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट व्यवहार में कैसे लागू किए जाएं, इसकी सबसे बड़ी कसौटी है आचरण। भाषण नहीं, आचरण। यहां से सोचा जाना चाहिए कि 34 साल के शासन में
खेतिहर मजदूरों पर, दलितों पर बंगाल में कभी किसी के ऊपर प्राणघातक हमला क्यों नहीं हुआ? बिहार में कितने नरसंहार हुए, कितने जाति नरसंहार हुए, कितनी जाति सेनाएं काम करती रही। बंगाल में क्यों नहीं बन पाई जाति सेनाएं? क्यों नहीं काम कर पाई? मार्क्सवाद को लागू करने के लिए देशज या नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट और उसके संरचनाओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब बंगाली नेशनलिटी के बारे में, बंगाली नेशनलिटी की संरचनाओं के बारे में, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में अनभिज्ञ होकर आप मार्क्सवाद लागू नहीं कर सकते। कम्युनिस्टों की यही विशेषता थी कि उन्होंने बंगाल में बहुत ही क्रिएटिव ढंग से सामाजिक संतुलन को बदलने का काम किया। और सामाजिक संतुलन को बदलने का काम सिर्फ वोट का काम नहीं है, बल्कि भूमि वितरण का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। सवाल तो यह कांग्रेस से किया जाना चाहिए था कि कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू क्यों नहीं किया? बनाया तो था, किसके दबाव में बनाया था? कम्युनिस्टों के दबाव में बनाया था। तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष के बाद किसने सुनी आवाज? आंध्रा में जहां के वो आंदोलन हुआ, वहां सबसे ताकत भर थी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसका इंपैक्ट आज भी है। इलेक्शन में वो कितना जीतते हैं, कितना हारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अभी मैकेनिज्म डिपेंड करता है सांगठनिक क्षमता और पैसे की क्षमता, इन दो चीजों पर। कम्युनिस्ट जो भाषा बोलते थे, बहुत ही सिंपल भाषा बोलते थे। उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल कम्युनिस्ट नहीं करते थे कभी भी। आप EMS नमूद्रीपाद के भाषण उठा के पढ़िए, आप बासापुरिया के भाषण उठा के पढ़िए, आप BT रणदिवे के भाषण उठा के पढ़िए, आप उनकी शब्दावली पढ़िए। तो ये कहना कि कम्युनिस्ट अप्रासंगिक हैं, मार्क्सवाद अप्रासंगिक है, ये जिसे कहे कि काल्पनिक। वो बहुत ही अच्छे आदमी है मनोज जी, तो मैं किसी भी कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये उनकी काल्पनिक समझ है। ये मार्क्सवाद से इसका कोई समझ का कोई लेना देना नहीं है। हजारों परिवारों को त्रिपुरा में शासन में आने के बाद भूमि वितरण किया गया, जो कि सच्चाई है। इसने वहां की जाति जो संरचना थी उसे बदल दिया। आंध्रा में जाति संरचना को बदलने में तेलंगाना के किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुश्किल क्या है कि कम्युनिस्ट अपने जो कृतित्व है उसका ढोल नहीं बजाते, उसका प्रचार नहीं करते। मनोज जी ने एक और मतलब मजेदार बात कही है, जो कि मतलब तो हंसी आ रही है मुझे। वो कहते हैं, मुझे आपको ये याद दिलाने की अनुमति दें जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन या तो भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। मार्क्सवाद कभी भी कोई सिद्धांत बनने के लिए नहीं था, यह एक तरीका और एक दीपक बनने के लिए था। अगर वह दीपक मंद पड़ गया है तो इसलिए नहीं कि रात खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि उसकी लौ को आसपास की वास्तविकताओं से पोषण नहीं मिला है। इसमें एक सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है? ये जो आसपास की वास्तविकताओं से पोषण नहीं मिला है, ये एक सच्चाई है। सवाल ये, आसपास की वास्तविकताएं क्या हैं जिनसे कि मार्क्सवाद ने अपनी समझ नहीं बनाई? आसपास की वास्तविकताएं हैं न्यू लिबरलाइजेशन और अपराधीकरण। आसपास की वास्तविकता है कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट कैसे किया जाए जहां कम्युनिस्ट शासन में हो। आसपास की वास्तविकता यह नहीं है सरकार में तो आप आते रहे, लगातार 7 बार सरकार में आए, लगातार केरल में भी सरकार में आए। मैंने एक बार EMS से ये बातचीत करते हुए सवाल किया था कि आप को क्या लगता है कि केरल में कौन सी बड़ी चूक हुई है सारे डेवलपमेंट के बावजूद। तो EMS ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये बात 1983 की है
तो उन्होंने कहा था कि, और वो मुझे बात सही लगी, उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी जो हमसे चूक हुई है वो ये हुई है कि हमने केरल में इंडस्ट्री के विकास के लिए काम नहीं किया। मैं जब ये सीरीज के दूसरे एपिसोड करूंगा तो मैं बंगाल में, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसे काम किया, उनके सिद्धांतकारों ने कैसे काम किया, इसकी मैं चर्चा करूंगा इस सीरीज में। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या मार्क्सवाद, पहली चीज जो बुनियादी समझ है जो गड़बड़ है, पहली चीज यह है कि मार्क्सवाद कोई सिद्धांत नहीं है और मार्क्सवाद कोई पद्धति भी नहीं है। ये जो मनोज झा कह रहे हैं वो प्रोफेसर हैं, लेकिन अगर उनकी ये समझ है कि मार्क्सवाद एक पद्धति है तो ये समझ बुनियादी तौर पर गलत है। कार्ल मार्क्स के अनुयायियों ने कभी भी इस बात को नहीं माना कि मार्क्सवाद सिद्धांत है। मार्क्सवाद को थ्योरी के तौर पर नहीं लेते, बल्कि मार्क्सवाद को एक विश्व दृष्टिकोण के तौर पर, मार्क्सवाद क्या है? विश्व दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का नजरिया। मार्क्सवाद ये किसी राज्य को या किसी जाति को देखने का नजरिया सिर्फ नहीं है। मार्क्सवाद का मतलब है विश्व दृष्टिकोण, कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। और मार्क्सवाद का आधार है, बुनियादी आधार है साइंटिफिक सोशलिज्म। सोशलिज्म नहीं, साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक कम्युनिज्म। ये बुनियादी तौर पर प्रस्तावित किया गया और ये उनकी दृष्टिकोण का आधार है। और इस आधार को जहां पर जिसका पालन किया वहां फल मिले, और जब इस आधार से आप बिछड़े तो वहां नुकसान हुआ। ये नुकसान सोवियत संघ में भी हुआ, ये नुकसान बंगाल में भी हुआ, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो मार्क्सवाद ने कभी थ्योरी का दावा नहीं किया, मार्क्सवाद थ्योरी नहीं है। लेकिन मार्क्सवाद ने एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के आधार था हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, और यही हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल पद्धति भी है। अनेक लोगों ने, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से सिर्फ जुड़े हुए लोगों के नाम नहीं लूंगा, अनेक मार्क्सवादी हैं, दर्जनों, मनोज झा स्वयं अच्छे समाजशास्त्री हैं, वो जानते हैं। और जो लोग सामान्य लोग हैं जिनकी रुचि है मार्क्सवाद में, वे आप देख सकते हैं इंटरनेट के जरिए। अब तो मार्क्स के और एंगल्स के, लेनिन के, स्टालिन के, तमाम मार्क्सवादियों के दुनिया भर के शास्त्र जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। मार्क्सवाद की चुनौती ये नहीं है दीपक में घी, लौ, अंधेरा, उजाला, ये इस शब्दावली में मार्क्सवाद नहीं सोचता। मार्क्सवाद ने कभी बुनियादी चीजों को छोड़ा नहीं है। मार्क्सवाद अपने बुनियादी दृष्टिकोण पर एकदम अटल रहा है। जहां छोड़ा गया वहां मुश्किलें आई और वहां कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ। मनोज झा की एक आशा है, वो कहते हैं मैं आपको बुनियादी बातों को छोड़ने की सलाह भी नहीं दूंगा, आपको एक ऑर्गेनिक नवीनीकरण की जरूरत है जो भारतीय समाज की मिट्टी से पनपे, न कि दूसरी इतिहासों और समाजों से थोक में आयात किया जाए। ये सोशलिस्टों की बीमारी रही है, ये सब सोचते रहे हैं इसी बात को कि कम्युनिज्म जो है, मार्क्सिज्म जो है, वो विदेश से आयात किया गया एक शास्त्र है। भारत में मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट आंदोलन का जन्म भारतीय परंपराओं को और इतिहास को और भारतीय समाज के अंतर्विरोधों को ध्यान में रखते हुए किया गया।
मनोज झा और दूसरे लोग जो मनोज झा के अनुयायी हैं वो जान लें इस बात को कि कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके ये शताब्दी वर्ष है, इस कम्युनिस्ट पार्टी अकेली कम्युनिस्ट पार्टी थी दुनिया की जिसने सीधे डायरेक्ट मल्टी पार्टी सिस्टम में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और किस सिस्टम में पार्टिसिपेट किया? बुर्जुआ सिस्टम में पार्टिसिपेट किया। कम्युनिस्ट पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, इलेक्शन हारने का सोवियत संघ में अनुभव नहीं था उस तरह से जैसा यहां। वो क्यूबा में भी वो संकट नहीं था, वो चीन में भी वो चीज नहीं थी, वो और दूसरी जगहों पर भी नहीं थी जहां कम्युनिस्ट पार्टियां शासन में आई। पूरा पूर्वी यूरोप का जो समाजवादी ब्लॉक है, जो अब समाजवादी नहीं है, वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना विकास नहीं किया। लेकिन भारत के कम्युनिस्टों ने ईमानदारी से भारतीय संरचनाओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के सिस्टम को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करते हुए, उसकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हुए चुनौती दी। और यहां पे जो लेखन है उसका भारतीय मिट्टी से बहुत गहरा संबंध है। क्या चीज जरूरत थी? भारतीय लोकतंत्र के लिए कौन सी चीज जरूरत थी? भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐसे सिस्टम की जरूरत थी, ऐसे लीडरशिप की जरूरत थी जो समाजवादी सिस्टम हो, जो कि आदर्श, जैसे गांधी के आदर्श कहते थे ना, सादगी आदर्श है। तो आप उठा के देखिए कि कम्युनिस्ट कैसे रहे हैं। कम्युनिस्टों के पास में कितनी संपत्ति रही है। कम्युनिस्टों ने पूरी लाइफ अपनी संपत्ति सब कम्युनिस्ट पार्टी और उसके आंदोलनों के लिए समर्पित की। ईएमएस नंबूदरीपाद जो कि शंकराचार्य के वंशज थे, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समर्पित की और कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर की तरह जिंदगी गुजारी। ठीक यही चीज ज्योति बसु की, यही चीज जो है वो और दूसरे कम्युनिस्ट नेताओं की। कैसा जीवन? एकदम सादगी से भरा जीवन। कैसा प्रशासन? एकदम सादगी का आइकॉन प्रशासन। मैं सिर्फ एक घटना का याद जिक्र कर रहा हूं यहां। केरल में जब पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में सत्ता में आई, ईएमएस नंबूदरीपाद साइकिल से अपने मुख्यमंत्री दफ्तर जाते थे। गाड़ियों का काफला नहीं खरीदा था मुख्यमंत्री ने। सादगी के आदर्श बाबू राजेंद्र प्रसाद के लिए 40 गाड़ियों का काफला खरीदा गया था। महान पंडित नेहरू भी गाड़ियों से ही चलते थे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से। कम्युनिस्टों ने कभी भी कैपिटलिस्ट जो लाइफ स्टाइल है उसको अपने जीवन में नहीं ढाला। कैपिटलिस्टों ने कभी भी कम्युनिस्टों को पसंद नहीं किया। यह आपको आश्चर्य नहीं लगता कि 100 साल में कभी किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने, किसी भी राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी ने कैपिटलिस्टों से कभी चंदा नहीं लिया। केरल में ले सकते थे, सरकारें थी उनकी, आज भी सरकार है उनकी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अकेली कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिन्होंने कभी किसी पूंजीपति को चंदा देने और उससे चंदा लेने की कोशिश नहीं की। टाटा ने कई बार चंदा ऑफर किया था बंगाल में, लेकिन डिक्लाइन किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, ऑफिशियली डिक्लाइन किया। टाटा के पास तो चंदा लेने के लिए तमाम पार्टियां जाती हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उसमें आरजेडी भी शामिल है। सारे डिटेल्स अब तो सामने हैं लोगों के। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियली सारे डिटेल्स अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहां जमा करती है।
पूंजीपति वर्ग से चंदा लेके कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी अपनी पार्टी का निर्माण नहीं किया, चाहे वो जो भी हो। तो वो झूठ में नहीं जीते। वो जो पूंजीवादी जीवन मूल्य हैं, पूंजीवादी जीवन मूल्यों से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, उनको वो नहीं मानते। उनको उनके विकल्प के तौर पर वो कम्युनिस्ट कैसे बने, एक अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बने, उनके बहुत सारी चीजों की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस चीज की आलोचना नहीं की जा सकती। एक आदर्श चीज है ये। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता से कि मनोज झा का जो लेख है वो पूरे काल्पनिक आशावाद से भरा हुआ लेख है और मार्क्सवाद की गलत अवैज्ञानिक समझ पर आधारित है। कभी भी किसी भी मार्क्सवादी ने कास्टिज्म के साथ समझौता नहीं किया और कास्ट के आधार पर वोट नहीं मांगे। किसी भी जाति विशेष को मोबिलाइज नहीं किया, जैसा कि आरजेडी और अखिलेश यादव और दूसरे लोग, और उधर बीजेपी, उधर मायावती, ये तमाम किस्म की रंगत के लोग हैं जो जाति प्रथा को नष्ट करना चाहते हैं। आपने कभी सोचा ये कि केरल में और बंगाल में इलेक्शन के दौरान जाति मोबिलाइजेशन करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी दिलचस्पी नहीं ली? क्यों नहीं ली? कभी किसी भी कम्युनिस्ट लीडर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपने पार्टी संगठन के अंदर भी मीटिंगों के दौरान जाति विशेष को टारगेट करके मोबिलाइज करने का कोई आह्वान नहीं किया? क्योंकि जाति प्रथा को जाति के जरिए आप खत्म नहीं कर सकते। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती। कास्ट कीचड़ है, वो चाहे वो दलितों के नाम पर हो, चाहे वो ओबीसी के नाम पर हो, चाहे वो और किसी नाम पर हो, या हिंदुओं के नाम पर हो, ब्राह्मणों के नाम पर हो। कास्ट कीचड़ है। कीचड़ को साफ करने के लिए स्वच्छ जल की जरूरत होती है। अफसोस की बात है कि अभी भी सोशलिस्ट जाति को जाति के जरिए खत्म करना चाहते हैं और जाति संतुलन के जरिए खत्म करना चाहते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर गलत है। जाति संतुलन बदल के आप जाति को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि जाति के कॉन्सेप्ट को बुनियादी तौर पर ध्वस्त करके ही जाति प्रथा से मुक्ति संभव है। जाति प्रथा से मुक्ति के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास में जो ग्रामीण जीवन में, सामंती जीवन में जो असमानता का आधार है भूमि, उस भूमि का समान वितरण किया जाए। जाति सरकार बनाने से खत्म नहीं होती। जाति को खत्म करने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की जरूरत है और वो दृष्टिकोण जाति के बाहर से लाना होगा। जाति के अंदर से जाति विरोधी दृष्टिकोण पैदा करना अपने आप में कीचड़ से कीचड़ धोना, और उस कीचड़ से कीचड़ धोएंगे तो स्वच्छता नहीं होगी। आप दलितों को शासन में ले आइए, थी ना मायावती शासन में, क्या हुआ? 1 एकड़ जमीन भूमिहीन दलित को नहीं मिली। ज्योतिबाबू तो ब्राह्मण थे उनकी भाषा में, जैसा कि ये लोग कहते रहते हैं। 40% से अधिक जमीन दलितों को मिली बंगाल में। और 100% जमीन मिली केरल में। कौन थे मुख्यमंत्री? ब्राह्मण। मुख्यमंत्री जाति का हो, किस जाति का हो, इससे चीजें तय नहीं होती। सवाल यह कि नजरिया क्या है। मार्क्सवादी नजरिया है कि वह कास्ट सिस्टम को इन टोटो, संपूर्णता में एकदम अस्वीकार करता है। हम जाति को नहीं मानते, लेकिन जाति को नष्ट करने के लिए हम सिर्फ एक के बिजाबिज दूसरी जाति का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं करते।
जाति असमानता के बुनियादी कारणों की खोज की जानी चाहिए और उस पर प्रहार किया जाना चाहिए। वो प्रहार न तो कांग्रेस करती है, न बीजेपी करती है, न आरजेडी करती है, न वो करते हैं जिन्हें हम लोग मायावती कहते हैं। तो जाहिर है कि जाति प्रथा रहेगी, लेकिन जहां प्रहार किया गया तरीके से वहां जाति प्रथा नहीं है। केरल और बंगाल आदर्श हैं मार्क्सवाद के एक्सपेरिमेंट के, कास्टिज्म के खिलाफ। कोई तुलना नहीं है उनकी। बहुत सारे जो विकास के मॉडल हैं उसमें केरल आदर्श मॉडल है। सारी दुनिया में, चाइना के बाद में केरल मॉडल डेवलपमेंट का सारी दुनिया में ग्लोबल मॉडल है। कास्टिज्म देखना चाहते हैं, कास्टिज्म का सफाया देखना चाहते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि वो मनोज झा अपने दल बल के साथ केरल जाएं और देखें। संयोग की बात है कि वो केरल की चर्चा नहीं करना चाहते। आप बिहार में घूम के, बिहार में रह के, बिहार की जातियों की संरचनाओं में रह के बिहार की जाति प्रथा को, उत्तर प्रदेश की जाति प्रथा को आप नष्ट नहीं कर सकते। जाति प्रथा को नष्ट करने के लिए जाति से मुक्त होकर सोचना, मनुष्य को केंद्र में लाके सोचना, एक वर्गीय दृष्टिकोण से सोचना मनुष्य के मुक्ति के बारे में, यह मार्क्सवादी प्रकल्प का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनेक सोशलिस्ट इस दृष्टि से नहीं सोचते और यही वजह है कि पूरे हिंदी भारत में, जहां पर के जिसे उत्तरी भारत कहते हैं, वहां जहां की सोशलिस्टों का बड़ा दबदबा रहा है, आज भी दबदबा है उनका, वहां कास्टिज्म बहुत ताकतवर है। कास्टिज्म को ताकतवर बना के आप कास्टिज्म को खत्म नहीं कर सकते। और इसी अर्थ में जाति प्रथा से लड़ने का जो आरजेडी के पास सपना है, मनोज झा के पास सपना है, मायावती के पास सपना है, वो काल्पनिक सपना है। उससे जाति प्रथा मजबूत हुई है और मजबूत होगी। उससे बाहर निकल के देखें। केरल के जाति प्रथा उन्मूलन मॉडल से सीखें, बंगाल के जाति प्रथा उन्मूलन मॉडल से सीखें। और ये कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी देन है। दुर्भाग्य की बात है, अंबेडकर पर जितनी बात होती है उतनी बात ईएमएस नमूद्रीपाद पर नहीं होती, और ईएमएस नमूद्रीपाद के जाति प्रथा के खिलाफ चलाए गए बहुत सारे प्रकल्पों पर बात नहीं होती। क्यों? अंबेडकर के मॉडल के आधार पर तो एक राज्य में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ईएमएस नमूद्रीपाद के मॉडल के आधार पर केरल आदर्श राज्य बन गया। और यही मार्क्सवाद की सफलता है और यही उसकी प्रासंगिकता है। केरल का जो उज्जवल चरित्र दिखाई देता है वो मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को पुष्ट करता है। जो लोग कहते हैं ना मार्क्सवाद अप्रासंगिक हो गया, वो एकदम मूढ़मती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।